एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 48 और 48 वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले हमने यानी कि वीडियो नंबर 47 में डिसॉल्यूशन का बेसिक देखा कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होता है और उसमें क्या क्या करना पड़ता है। आज हम उसका फर्स्ट अकाउंट उठाने वाले हैं यानी रियलाइजेशन अकाउंट उठाने वाले हैं। देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या होता है और हमें कैसे कैसे एंट्री करनी पड़ती है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म एक ऐसी चीज होती है जहां पे हमारी पूरी कंपनी बंद होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इस टाइम पे पार्टनर्स क्या करते हैं, सारे एसेट्स बेच देंगे, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो पैसा ले जाएंगे और कम पड़ेगा तो वो पैसा आके और दे देंगे। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये होता है कि पार्टनर सारे एसेट्स को बेचेंगे और सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी का मतलब पार्टनर और फर्म को छोड़ के, जैसे अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उनका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो पार्टनर का है यानी वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, यानी कि पार्टनर और फर्म के बीच के अलावा जितने भी पर्सन हैं वो सारे थर्ड पार्टी में आते हैं। तो उनसे अगर कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी पेमेंट करनी है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इन सबका पेमेंट करना पड़ेगा। सो सारे एसेट्स को बेचने के लिए और सारी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिस अकाउंट में वो सारे एसेट्स को लेके आएंगे, सारी लायबिलिटी को पहले लेके आएंगे और फिर एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को बेचेंगे और काम खत्म करेंगे। तो जो अकाउंट जिसमें ये सारी चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज एन अकाउंट जिसमें डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे सारे एसेट्स पहले आते हैं, ध्यान रखना, पहले आएंगे, सारी लायबिलिटी आएंगी, फिर एसेट्स का पेमेंट होगा, फिर लायबिलिटी का पेमेंट होगा। तो क्या होता है डिसॉल्यूशन में, ध्यान से समझो। हम समझते हैं ऐसे कि हमारी ये बैलेंस शीट है, इसमें कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, मिसेस एक्स का लोन है, एक्स और हमारे पार्टनर है तो एक्स की मैडम का लोन है, एक्स ने खुद ने भी लोन दिया है, रिजर्व है, ऐसे साइड पड़ा हुआ है प्लांट, डेटर, पीबीडी, स्टॉक, गुडविल, मशीनरी, कैश। हमें बोला है कि फर्म डिसॉल्व करनी है। तो जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें सारे एसेट्स लेके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं। ध्यान से समझना। तो पहला काम क्या होगा, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट क्या क्या नहीं होगा, कैश, बैंक या फिर लॉस। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है या कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। इनको छोड़ के सारे एसेट्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि यहाँ एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है वो भी जाएगा, डेटर भी जाएगा, स्टॉक भी जाएगा, यहां तक कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएगी। अब ध्यान से समझना कैसे आएगी। यहां मैं एक एंट्री कराता हूं, कैसे आती है समझो। गाइस हमने 11वीं में अगर अपने 11th पढ़ी थी तो 11th में हमें बताया जाता था कि जितने भी एसेट्स हैं उन सबका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। हम यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां सारे एसेट्स को एक जगह लेके आ रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मुझे घर बेचना है, घर का सामान भी बेचना है, तो मैंने क्या करा, सारे सामान को इकट्ठा करके एक कमरे में भर दिया। तो अभी हम वही कर रहे हैं कि सारे सामानों को इकट्ठा करके एक कमरे में भर रहे हैं। तो यहां पे समझो मुझे क्या करना है, उन सामानों को अपने घर से हटा के कमरे में लेके जाना है। तो यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस चीज को यानी उस एसेट्स को हटा के रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब वो हटेंगे तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू एसेट्स। जो भी एसेट है उसका नाम लिखना पड़ेगा, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्लांट लिखना पड़ेगा। और डेबिट साइड क्या आ जाएगा कि मैं हटा के कौन से कमरे में रख रहा हूं, मैं रियलाइजेशन नाम के कमरे में रख रहा हूं।
तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। किस चीज की, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, यानी कि जब भी एसेट ट्रांसफर करेंगे तो ये एंट्री करेंगे, या एसेट्स की जगह नाम आएगा। अब इसकी पोस्टिंग देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, दूसरे नाम से होगी। किस नाम से, एसेट्स के नाम से होगी। क्या लिखा हुआ है एसेट्स के आगे, टू, तो किस तरफ आएगा, इस तरफ, टू एसेट, सारे एसेट्स आएंगे। जैसे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें है पहला प्लांट, तो यहां पहले प्लांट के नाम से आएगा। जो कीमत बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसी कीमत से लिखा जाएगा। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक भी यहां आएगा उसी कीमत से जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है। टू गुडविल, गुडविल भी यहां आ जाए। कैश ट्रांसफर नहीं होता। अभी मैंने एक डेटर छोड़ रखा है कि भाई डेटर को कैसे ट्रांसफर करना है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। अब आगे समझो, एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद अगला काम क्या होगा, जितनी भी लायबिलिटी है वो भी सारी उस कमरे में आएंगी। तो लायबिलिटी को ट्रांसफर कैसे करेंगे, लायबिलिटी का बैलेंस हमने 11वीं में पढ़ा था कि क्रेडिट होता है, तो अब उनको ट्रांसफर करके कमरे में भर रहे हैं, तो यानी कि उनको हटा रहे हैं, तो हटाने के बाद उनका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, हर लायबिलिटी के नाम से, ठीक है। अब पोस्टिंग देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में करनी है तो किस तरह से आएगी, लायबिलिटी के नाम से। तो लायबिलिटी में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसको कहां लिख देंगे, बाय साइड। बाय, हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है, यानी कि कोई भी रिजर्व होगा तो हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व का क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, रिजर्व कहां जाता है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है, ओल्ड रेशो में। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं हुई। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं हुई। तो यहां पे हमारा पहला लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, नहीं होगा ट्रांसफर। क्रेडिटर, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा जितनी कीमत बैलेंस शीट में लिखी हुई है। बिल्स पेबल ट्रांसफर। मिसेज एक्स लोन, या समझना, हमारे पार्टनर एक्स और वाई है, एक्स की मिसेज ने लोन दिया है तो वो थर्ड पार्टी लोन कहलाएगा। कोई भी हो, पार्टनर को छोड़ के, भले उसका घरवाला घरवाली कोई भी हो, कोई और लोन देता है तो वो भी थर्ड पार्टी है, तो उसका भी ट्रीटमेंट लायबिलिटी की तरह ही होता है। तो मिसेज एक्स लोन पूरा लिखना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद है एक्स का लोन, एक्स पार्टनर है, उसी का लोन है, तो वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। लास्ट आता है इसमें रिजर्व, तो रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ गया। अब एक चीज मैंने यहां देखो छोड़ी थी, वो थी डेटर की, वो समझना। यहां पे डेटर मान लो लिखा हुआ है 20,000 रुपए बैलेंस शीट में, लेस करा हुआ है बैलेंस शीट में पीबीडी 1,000 रुपए, और टोटल बाहर लिखा हुआ था 19,000। हम मानते हैं कि बैलेंस शीट में इस तरीके से लिखा हुआ था, तो ध्यान से समझो, जब डेटर ट्रांसफर होंगे तो एसेट्स ट्रांसफर होंगे, तो यही वाली एंट्री होगी, यानी कि इसी तरफ लिखा जाएगा। टू डेटर्स कितने, 19 या 20, डेटर की कीमत कितनी है 20, तो हम यहां लिखेंगे पूरे 20,000, और जो 1,000 पीबीडी के हैं, पीबीडी हमारी लायबिलिटी होती है, ध्यान समझना, पीबीडी एक लायबिलिटी है जो कि डेटर में से माइनस होती है, तो लायबिलिटी को कहां पोस्ट करते हैं, इस तरफ, तो बाय पीबीडी के नाम से मैं यहां पोस्टिंग कर दूंगा 1,000 रुपए। समझ में आया। तो ये है कि हमें बैलेंस शीट को देखते हुए कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसका मतलब समझना है बस कि हमने क्या करा, सारे एसेट कोई भी हो सबको उठा के कमरे में रख दिया, सारी लायबिलिटी को उठा के कमरे में रख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम उनको बेचना चालू करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम उनको बेचना चालू करेंगे। देखो इधर, यहां बेचते हैं उनको, पहले बेचते हैं एसेट्स को, पेमेंट ऑफ एसेट्स। आ समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है गाइस, बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है, अगर आप समझो इसको, और नहीं समझोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। अब समझना, अब मेरे पास वो कमरा है जिसमें मैंने सारे एसेट पढ़े हुए, मुझे अब उस एसेट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब सिर्फ आने वाले पैसों से मतलब है। किससे मतलब है, आने वाले पैसों से। तो ध्यान से समझना इस चीज को,
मैं जो भी एंट्री करूंगा, जैसे अगर मैंने मशीनरी बेची तो मुझे मतलब नहीं है कि मशीन बेची या क्या बेचा, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि उस कमरे में से कुछ गया और मुझे उसके बदले 1 लाख रुपए मिल गए। क्या गया उससे कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, मुझे तो जो हाथ लगा उसको बेचना है। मैंने सारे एसेट्स को एक कमरे में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब वो कमरे में से सामान जा रहा है, एसेट्स नहीं जा रहे। तो जैसे मशीनरी बेची, जैसे मान लो मशीनरी थी कीमत 15,000 की, ठीक है, और जो सोल्ड करी मैंने मशीनरी, तो उसको बेचने में मुझे मिले 25,000। समझना? तो जब मैंने एसेट से मशीनरी यहां ट्रांसफर करी थी, तो यहां तो ट्रांसफर हो गई 15 से। अब बेचते टाइम मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो समझना है ध्यान से, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मशीन की कीमत कितनी थी, मुझे तो इतना पता है कि उस कमरे में से एक सामान गया और उसके बदले मुझे 25,000 रुपए मिल गए। तो देखो, जब पेमेंट ऑफ एसेट्स होता है फॉर कैश, अगर उसके बदले मुझे कैश मिल रहा है, तो यहां क्या करेंगे, कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट। क्यों आया? उस कमरे की वजह से, यानी रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से। तो अगर कैश में एसेट्स बेचे हैं तो ये एंट्री होगी। मुझे उस एसेट्स का नाम नहीं लिखना है क्योंकि अब मेरे पास कमरा है, वो एसेट्स नहीं है। बस दिखाना कहां है, अगर जनरल एंट्री पूछते तो यहां ब्रैकेट में निकालना है, बीइंग मशीनरी सोल्ड। जनरल एंट्री में कहीं नहीं दिखाया जाएगा, अगर नरेशन है तो नरेशन में दिखाया जाएगा। इसकी पोस्टिंग देखो, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, किस नाम से, बाय कैश के नाम से, और ब्रैकेट में उसका नाम लिख देंगे, अमाउंट यहां लिखा। समझ में आया? तो जब जब हम एसेट्स कैश में बेचेंगे या बैंक में बेचेंगे तो एंट्री क्या करनी है, इस तरफ करनी है। क्यों करी? ट्रांसफर यहां हुए तो पेमेंट यहां होगी, लायबिलिटी ट्रांसफर यहां हुई तो पेमेंट यही करनी है। अब समझो, पहला तो हो कैश में गए, अगर बैंक में गए हैं तो यहां कैश के लिए क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ पार्टनर टेक्स एनी एसेट, अगर कोई पार्टनर है हमारा एक्स और वाई, वो दोनों में से कोई एक बंदा कोई एसेट्स ले गया, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मानो क्या था, गुडविल थी, या गुडविल तो छोड़ो, कोई भी एक चीज मान, जैसे मोटरसाइकिल थी हमारी, ठीक है, कंपनी के पास थी वो। अब बंटवारा हुआ तो एक्स बोला कि भाई ये मोटरसाइकिल मैं ले जाऊंगा, ठीक है, कितने में, 15,000 में ले जाऊंगा, उसकी कीमत कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी भी क्या हुआ, उस कमरे से एक सामान निकला, पर वो सामान कैश नहीं मिला हमें, वो सामान पार्टनर ने ले लिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश की जगह बस क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिसने लिया है, एक्स ने लिया है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई ने लिया है तो वाई कैपिटल अकाउंट। टू कहां गया, वो रियलाइजेशन में गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट। पोस्टिंग देखे इसकी, यहां बाय कैश की जगह क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, एक्स ने लिया है तो एक्स कैपिटल, और ब्रैकेट में उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जब एसेट्स बिके, कैश में बिक रहे हैं तो बाय कैश, पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर, नाम आ जाएगा उसका। लास्ट देखो, इफ एनी लाइबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू एसेट, यह समझना ध्यान से, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो एसेट से सेटल हो जाती है, जैसे कि हमारे जो क्रेडिटर थे, पूरे क्रेडिटर, उन क्रेडिटरों ने बोला कि भाई मैं मोटरसाइकिल ले जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी कि वो मोटरसाइकिल गई, कौन ले गया, क्रेडिटर ले गया। अब यहां ध्यान से समझो, उस क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं हम यहां पे, मोटरसाइकिल गई तो कैश आता है यहां पे, दोनों जगह सेम सेम अमाउंट आएगा, तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जिस कमरे में हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटी पड़ी थी उसमें से 15,000 का एसेट निकल गया और उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, तो दोनों जगह इंपैक्ट पड़ा, इसलिए हमने इसकी कोई भी एंट्री नहीं करी। हम सर ये देख लेंगे कि हाँ भाई एसेट चले गए, लाइबिलिटी भी चली गई।
ठीक है, तो जब भी हम एसेट्स का पेमेंट करते हैं तो इस तरीके से करना है, ट्रांसफर यहां हुए तो पेमेंट यहां हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट गिवन, यानी कि अगर कोई एसेट ऐसा रह जाता है जिसकी पेमेंट नहीं हुई, जैसे यहां पे स्टॉक है, पूरा क्वेश्चन में कहीं बता ही नहीं रखा कि उसकी पेमेंट कितनी हुई, स्टॉक 10,000 के थे, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें कहीं बताया ही नहीं है कि स्टॉक कौन लेके गया, कैश में चले गए या कोई क्रेडिटर ले गया या क्या हुआ। तो अगर किसी एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं बताई जाती तो हम कोई मसा नहीं मारेंगे, हम सोच लेंगे उसकी कीमत कितनी थी, 0, यानी कि उसकी पेमेंट हुई नहीं, वो खराब हो गई। समझ में आया? पक्की बात? ठीक है, अब देखो इसी के साथ साथ अगर कोई नया एसेट्स आ गया, कोई नई चीज आ गई, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने टेबल रखी थी, टेबल की तो एंट्रियां कर दी, उस टेबल की ड्रॉर खोली, उसमें एक और कोई टाइपराइटर मिल गया। अब वो टाइपराइटर हमारे लिए क्या है, नया एसेट है, पर क्योंकि कंपनी बंद हो रही है तो हम उस नए एसेट को वापस नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि वो टाइपराइटर कितने में बिका है। तो जब वो बिका तो कैश आया, तो उसकी भी एंट्री क्या से होगी, बाय कैश के नाम से। तो इस रियलाइजेशन में कोई मतलब नहीं है कि नया एसेट आया तो उसकी पोस्टिंग करो कि पहले नया एसेट आया, टाइपराइटर आया, हमें सिर्फ पेमेंट से मतलब है कि कितनी पेमेंट यहां पे हुई। ये था एसेट वाला पार्ट। सिमिलरली देखो लायबिलिटी वाला पार्ट, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी, यहां था एसेट्स का और अब आया लायबिलिटी का। अब लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी का पेमेंट भी पहले सबसे पहले फॉर कैश। अगर मैंने कैश दिया है, सिंपल है, वही चीज है, यहां पे बाय कैश आता है जब एसेट्स का पेमेंट होता है, लायबिलिटी ट्रांसफर यहां हुई है तो पेमेंट कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा टू कैश, जितने में गया है। ध्यान रखो जब हम बाय कैश टू कैश लिखते हैं तो जितने में गया है वो लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है कितने का था या कितने का फायदा नुकसान हुआ। अब देखो लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है, कैश में गई है लायबिलिटी, तो सीधी सी बात है पैसा गया तो टू कैश, और कौन से कमरे से गया, रियलाइजेशन वाले कमरे से गया, तो रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। ठीक है, बहुत लायबिलिटी का नाम नहीं दिखाना, सिर्फ ब्रैकेट में यहां लिख देना है बीइंग बिल्स पेबल या कोई सी भी लायबिलिटी पेड। ठीक है, यहां पे टू कैश आ जाएगा। सेम वही जो एसेट्स में था, इफ पार्टनर टेक्स अ लायबिलिटी, अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जाता है, यानी कि भाई इसकी एक्स की लुगाई का लोन था, मिसेज एक्स का लोन था, तो भाई एक्स ने क्या बोला कि मैं सटला लूंगा, यानी कि मैं देख लूंगा इस लोन को, तो पार्टनर ले गया लोन, तो टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, वही जैसा उसमें था उसका नाम आ जाएगा, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जो भी है आ जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान रखो हमें किसी एसेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि कितना सामान जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें इससे मतलब है कि उस कमरे में से कुछ गया और 1 लाख रुपए आ गए, उस कमरे में से कुछ गया और पार्टनर हमें 1 लाख रुपए देगा, सिर्फ हमें इससे मतलब है। थर्ड पॉइंट वही कि अगर कोई लायबिलिटी एसेट से सेटल हो जाती है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखो, इफ realized value of liability is not given, अगर क्वेश्चन में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती यही होती है, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई भी लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट होनी थी पर नहीं हुई, जैसे क्रेडिटर है, इनकी पेमेंट होनी बनती है, बिल्स पेबल है, पेमेंट होनी बनती है, मिसेज एक्स लोन है, पेमेंट होनी बनती है, कोई कौन सा रह गया, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, इसका कोई पेमेंट नहीं क्योंकि एक तरीके से हमारा प्रोविजन है लॉस की भी। ठीक है, तो जो भी ऐसी लायबिलिटी है जिनकी पेमेंट वैल्यू हमें नहीं गिवन, जैसे कि क्वेश्चन में क्रेडिटर लिखे हुए थे कि भाई क्रेडिटर थे 50,000 के, ठीक है, क्वेश्चन में कि बताया ही नहीं है कि क्रेडिटर कितने लेके गया, तो क्या करना है,
इन सच अ केस हम पूरा क्वेश्चन करने के बाद एक बार वापस देखेंगे कि ऐसी कौन सी लायबिलिटी है ये पीबीडी वीबीडी को छोड़ के जिनकी पेमेंट नहीं हुई। क्रेडिटर 50 के थे, कहीं बताया नहीं गया कि कितने में गए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उन क्रेडिटर को पूरे 50,000 रुपए की पेमेंट करेंगे, यानी कि सेम एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश 50,000 रुपए। समझ में आया? ये नई चीज है क्या कि अगर एसेट्स की कोई कीमत नहीं गिवन तो हम उसको मानेंगे कि वो खराब हो गया। अगर लायबिलिटी की कोई पेमेंट वैल्यू नहीं गिवन तो हम क्या मानेंगे कि उसको पूरा पैसा दिया गया है। हम क्वेश्चन खत्म करने के बाद, मतलब जो गिवन है क्वेश्चन में करने के बाद एक बार वापस लायबिलिटी चेक करेंगे, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रह गई पीपीटी को छोड़ के जिसका पेमेंट होना था पर नहीं हुआ। अगर ऐसी रह जाती है तो टू कैश करके उसके नाम से लिख दिया जाए। ठीक है, लास्ट चीज देखो। अब एक चीज और होती है छोटी सी, क्या होती है, वो ये होती है कि कभी कभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में छोटा मोटा खर्चा आ जाता है। छोटा मोटा खर्चा मतलब उस कमरे में रखने में छोटा मोटा खर्चा हो गया, गाड़ी भाड़ा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के खर्चे, तो सीधी सी बात है, खर्चे हैं तो इस तरफ ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रही है, टू कैश है तो खर्चे इसी तरफ आएंगे। तो अगर कैश में खर्चा हुआ है तो उसकी एंट्री वही होगी जो लायबिलिटी के पेमेंट की एंट्री होती है, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, वही एंट्री होगी क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, लायबिलिटी से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है हमने कहीं भी शो नहीं किया। तो रियलाइजेशन टू कैश यहां पे टू कैश के नाम से आ जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, पार्टनर बोल देता है कि भाई एक काम करो, अभी जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं देख लूंगा, बाद में सेटल कर लेंगे। अगर पार्टनर लेता है कि भाई मैं खर्चा भी दे देता हूं, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर को चुकाना तो पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर कभी भी रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस बियर करता है तो यहाँ पे टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसका बैलेंस निकालते हैं, इसका वही टोटल होता है, जिस तरह बैलेंस की कमी आती है उसको वही करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या थी रियलाइजेशन में, पहला कि सारे एसेट्स यहां होंगे कैश बैंक को छोड़ के, सारी लायबिलिटी यहां होंगी थर्ड पार्टी, उसके बाद एसेट्स का पेमेंट यहां, लायबिलिटी का पेमेंट यहां। अगर किसी एसेट्स का पेमेंट नहीं गिवन तो जीरो, अगर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं गिवन और उसका पेमेंट होना चाहिए था तो उसका पूरा पेमेंट यहां लिखा जाता है टू कैश से। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस भी इस तरफ आते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट होगा और वो यहां पे दिखाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और उससे रिलेटेड वीडियो। ये हमारी आज की वीडियो में हमने जो है रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ेंगे और आने वाली 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को फटाफट खत्म करेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स अड्डा।